हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 44वां। ठीक है, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 50 क्वेश्चन को हम इसको देखेंगे इस वीडियो में और 44वां ये भाग होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बृहस्पति पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो देखिए ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जा चुका है। आपको पता होगा बृहस्पति जो हमारा सौर मंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह है और ये पृथ्वी से लगभग 10 गुना बड़ा है। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपको सौर मंडल से संबंधित एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर सौर मंडल से जुड़े हुए सभी प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन सौर मंडल से पूछे जा सकते हैं वो उस वीडियो के अंदर होंगे। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत जल्दी वो वीडियो आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पृथ्वी से कितना बड़ा है बृहस्पति? 10 गुना बड़ा है। दूसरा प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित कहाँ था? तो बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था वो फोर्ट विलियम में स्थित था। देखिए आपको दो क्वेश्चन, दो फोर्ट के बीच में कंफ्यूजन करता है एग्जामिनर। एक पूछता है फोर्ट विलियम कहाँ है, एक पूछता है सेंट जॉर्ज जो किला है वो कहाँ है। तो सेंट जॉर्ज जो किला है वो मद्रास में है और जो फोर्ट विलियम है ये कहाँ स्थित है? ये बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको क्या करा, बाद में इसमें संशोधन करके इसको कैसा अधिकार बना दिया गया? इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इसको किस वर्ष और किस संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया था वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम पिछले वीडियोज़ में इसको हम देख चुके हैं कि इसको किसके अधीन इसको बनाया गया था। ठीक है, अगला है, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती है? तो चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है लगभग 1.3 सेकंड लगते हैं। और अगर हम सूरज की रोशनी की बात करें तो सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, 8 मिनट को सेकंड्स लगते हैं ना, तो अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो 500 सेकंड के आसपास बनता है। अगला है, भाई दूज को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो भाई दूज को पश्चिम बंगाल में कहते हैं भाई फोटा के नाम से। ठीक है, जो भाई दूज का त्यौहार होता है इसको पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? भाई फोटा के नाम से। अगला है, एंग्लो इंडियन की अधिकतम संख्या कितनी है जो लोकसभा में मनोनीत हो सकते हैं? तो वो है 2। और कौन इनको मनोनीत करता है? प्रेसिडेंट इनको मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को कर सकते हैं? 2 लोगों को कर सकते हैं। और राज्यसभा में अलग अलग कला क्षेत्रों से संबंधित जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, कितने व्यक्तियों को वो मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में? उनकी संख्या होती है 12। अगला है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो फोटोस्फीयर। विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहता था? तो धन्वंतरी जो था ये रहता था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय बोलो चाहे फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलो, उसके दरबार में ये रहता था। अगला है, भारत में पारसियों के प्रसिद्ध त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने की थी? तो नवरोज जो त्यौहार है ये किनका त्यौहार है? पारसियों का त्यौहार है और इसकी शुरुआत की थी बलबन ने। ठीक है, बलबन किस वंश का शासक था, किस वंश के अधीन इसने राज किया था, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, पर्शिया केशव और मुगलों के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो जो पर्शिया के जो शासक थे, पर्शिया के शासक हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो जो पर्शिया के शासक थे और जो मुगल थे इनके बीच जो मेन झगड़े का कारण था वो था कंधार का जो इलाका था वो इनके बीच झगड़े का कारण था। ठीक है, सिकंदर ने राजा पोरस के साथ किस नदी के तट पर युद्ध किया था? तो देखिए सिकंदर जब अपनी पूरी विश्व विजयी के अभियान के लिए निकला था तो उसके सामने कौन आ गए थे? राजा पोरस आ गए थे और इनके साथ सिकंदर का युद्ध होता है सतलज नदी के तट पर। ठीक है, इस नदी को जब ये इस युद्ध में सिकंदर जीत जाता है, लेकिन इसके बाद इसके सैनिक इस नदी को पार करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो एक तो थक जाते हैं और दूसरा वो बहुत टाइम से अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो वो वापस जाने के लिए वहाँ पर कहते हैं और सिकंदर उनके साथ वहीं से वापस लौट जाता है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। WC बैनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जो अधिवेशन कब हुआ था? 1885 को हुआ था। ठीक है, बीज गणित का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बीज गणित का जो आविष्कार का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है भास्कर को। ठीक है, महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक महात्मा गांधी से संबंधित, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चंस की एक वीडियो दी है जिसमें कम से कम 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हमने उस वीडियो में देखा है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। तो महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था हीरालाल गांधी। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? जो ये कांडला बंदरगाह है इसकी लोकेशन है गुजरात में। त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो त्वचा यानी कि स्किन स्टडी को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है त्वचा के अध्ययन को।
अगला है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह हैं, इधर को आता है शुक्र और दूसरी तरफ को आता है मंगल। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह है, ठीक है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। तो भूमध्य रेखा की जो रेखाएं समांतर खींची जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं उनको कहा जाता है, ठीक है। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। तो भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र के लिए मिला था, साहित्य के क्षेत्र के लिए, ठीक है। उनकी जो प्रसिद्ध रचना थी गीतांजलि, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी लाइन है। तो भारत और पाकिस्तान की जो बीच लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। भारत और चाइना के बीच कौन सी लाइन है, वो है मैकमोहन लाइन। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, वो है डूरंट लाइन। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में 1761 में होता है, जिसमें मराठाओं की हार होती है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का जो मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो मानव के शरीर के अंदर ईंधन के रूप में कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो प्रेसिडेंट चुनाव लड़ने के लिए आपकी कम से कम एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल यंग्स डे ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की तो भारत में ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो बगदाद जो है यह टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। बगदाद किस देश की राजधानी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है। तो जब किसी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा करता है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। भारत में सिविल सर्विसेज का संस्थापक कौन था। तो भारत में जो सिविल सर्विसेज शुरू कराई थी ये कराई थी किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनको कहा जाता है प्रेयरी, ठीक है। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की बात कर रहा है। तो HAL कहाँ स्थित है, ये स्थित है बेंगलुरु में। वैदिक काल में आभूषणों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो वैदिक काल में आभूषणों के लिए कहा जाता था निष्क शब्द, ठीक है। बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगला है म्यूचुअल फंड व्यवसाय में SIP का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो SIP क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पारा का दूसरा नाम क्या है। तो पारा का दूसरा नाम है क्विक सिल्वर, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में तुलुवा वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा बोला जाता है कृष्णदेव राय को, वो तुलुवा वंश का ही था। और तुलुवा वंश का संस्थापक कौन था, नरसिंह, ठीक है, वीर नरसिंह था तुलुवा वंश का संस्थापक। कहाँ, विजयनगर में। अगर हम विजयनगर की बात करें तो विजयनगर के संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। और इसी में एक वंश आया था बाद में तुलुवा वंश, जिसके संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह। प्रधान प्रार्थना सभा, यहाँ पर प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना सभा इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। अगला है भारतीय संविधान में किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य जिनको कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से, ठीक है। तत्कालीन सोवियत संघ था, USSR था, इसको लिया गया है। और किस वर्ष जोड़ा गया था इनको, 1976 में इनको जोड़ा गया था, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को। नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। उष्ण कटिबंधीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो उष्ण कटिबंधीय संस्थान जो है ये स्थित है जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है जोधपुर, राजस्थान में। राज्यों के विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति कौन होता है। तो राज्यों के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो पदेन कुलाधिपति होता है वो कौन होता है, उस राज्य का राज्यपाल। विकसित देशों की मुद्रा क्या कहलाती है। तो उसको कहते हैं हार्ड करेंसी, ठीक है। जो करेंसी इजीली अवेलेबल नहीं है, जिसकी मांग ज़्यादा है, उस करेंसी को हार्ड करेंसी कहते हैं। जैसे अमेरिका का डॉलर, अमेरिका का डॉलर कैसी करेंसी है, हार्ड करेंसी है। जबकि जो विकासशील देश होते हैं उनकी करेंसी को कहा जाता है सॉफ्ट करेंसी। जैसे भारत की करेंसी है जो कि ईजिली अवेलेबल है और भारत एक विकासशील देश है। तो हार्ड करेंसी है डॉलर और सॉफ्ट करेंसी है रुपया। किस वनस्पति को मेडन हेयर ट्री की भी कहा जाता है। तो मेडन हेयर ट्री कहा जाता है जिंको बाइलोवा को, ठीक है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। तो कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में।
किस महाद्वीप में एक भी महाद्वीप नहीं है? तो किस महाद्वीप के अंदर एक भी ज्वालामुखी होगा यहाँ पर, ठीक है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो कौन सा वो महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंदर एक भी ज्वालामुखी वहाँ पर नहीं है, ठीक है। ऐतिहासिक आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? तो जो ये आगा खां पैलेस है ये स्थित है पुणे में। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आर्य शब्द का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। अकबर के भूमि सुधारों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है टोडरमल को, ठीक है। राजा टोडरमल, ये पूछा जाता है किसका वित्त मंत्री था? ये वित्त मंत्री था अकबर का। और एक और चीज़ टोडरमल से पूछी जाती है कि अकबर से पहले टोडरमल किसका मंत्री था? तो ये मंत्री था सूर्यवंश में, ठीक है। सूर्यवंश में शेरशाह सूरी के अधीन ये काम करता था। अगला है आकाशगंगा के सबसे शीतल व चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आकाशगंगा का सबसे ठंडे और चमकीले तारों के समूह को कहा जाता है ओरियन नेबुला। अंतिम प्रश्न है आज का, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को फारसी में अनुवाद किसने किया था? देखिए, जो मुगल वंश था उनकी जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? वो थी फारसी। लेकिन जो बाबर था ये तुर्की का ज्ञाता था, तुर्की भाषा को बहुत अच्छे से जानता था, फारसी तो जानता ही था, तुर्की को भी जानता था। तो इसने जो अपनी आत्मकथा लिखी ये लिखी थी इसने तुर्की भाषा में। ये भी पूछा जाता है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। और बाद में उसका अनुवाद फारसी में किया किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के हमारे 50 क्वेश्चन हमने देखे। 44वां पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। अगर आपने अभी तक सीरीज़ नहीं देखी है पूरी, आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 44 पार्ट है, लगभग 3 से 3,500 क्वेश्चन के बीच में इसके अंदर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।